प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पूर्वी और मध्य यूरोप के मध्य कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग के विषय में अध्ययन कर रहे थे। जिसमें कुलीन वर्ग जो होता था वो सबसे शक्तिशाली वर्ग माना जाता था और उसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की जितने भी जायदाद होते थे तथा शहरी इलाके में जो भी हवेलियाँ होती थी वह उसके अधीन होती थी, उसके आधिपत्य में होती थी और उस पर कब्जा होता था। जबकि छोटे वर्ग या मध्यम वर्ग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। हालांकि कुलीन वर्ग की संख्या बहुत ही कम थी और वे वैवाहिक बंधनों से युक्त थे, जबकि मध्यम एवं छोटे वर्ग की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और वे विभिन्न जागीरों में बटे होते थे। लेकिन धीरे धीरे पूर्वी और मध्य यूरोप का विकास होता गया, जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। धीरे धीरे उद्योग धंधे खुले और उद्योग धंधों खुलने से उत्पादन की मात्रा बढ़ी। उत्पादन के बढ़ने से व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। व्यापार में वृद्धि होने से शहरीकरण का विकास हुआ। शहरीकरण होने से एक नए वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग का सूत्रपात हुआ, जिसका अस्तित्व बाज़ारों पर टिका होता था। हालांकि इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं सदी के पहले भाग में थी, लेकिन दूसरे भाग में फ्रांस और जर्मनी की औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वहाँ एक नए सामाजिक समूह का सूत्रपात होता है और वे सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग या मध्य वर्ग के लोग थे, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हुए थे, क्योंकि व्यापार और उत्पादन होने से ही नए नए श्रमिक वर्गों की शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है। हालांकि मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का 19वीं सदी के बाद अंतिम दशकों तक ये छोटा था। इनका आकार पूर्वी और मध्य और पूर्वी यूरोप में इन लोगों का आकार बहुत छोटा था, लेकिन कुलीन वर्गों के विशेषाधिकारों की समाप्ति होने से एक नया शिक्षित वर्ग और उदारवादी वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के भाव लोकप्रिय हुए। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े थे। उदारवाद यानी शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। अर्थात उदारवाद का मतलब होता है, उदारवाद को अंग्रेजी में हम लिबरलिज्म बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा के लिबर से बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है समस्त व्यक्तियों के लिए आज़ादी, यानी कानून के समक्ष, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो उच्च कुल का हो या मध्यम वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, सबके लिए कानून के समक्ष बराबरी का हक होना चाहिए। उदारवाद का यही मतलब है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसे सरकार पर जोर देता था जो सहमत से बनी होती थी। कुल मिलाकर के उदारवाद सदैव ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सदैव सहमत के लोगों के सहमत से बनी होती थी। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। वे उदारवाद एक ऐसी संविधान और संसदीय प्रतिनिधि का पक्षधर था जो निरंकुश शासक, यानी एक ऐसा शासक जो आताई हो, जो अपनी बातों को जो जबरदस्ती मनवाने वाला हो, और साथ साथ जो पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार थे वे समाप्ति
के लिए के पक्ष में था। हालांकि 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। उदारवादी सदैव यानी हर व्यक्ति को अपनी अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार होना चाहिए, इस बात पर वह बल देता था। लेकिन जरूरी नहीं था कि कानून के समझ सबकी बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यानी यह सबसे उदारवाद का सबसे पहला प्रयोग फ्रांस में हुआ, फ्रांस के लोगों में हुआ, और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। हालांकि उसके पहले वहाँ फ्रांस में सिर्फ मत देने का अधिकार वहाँ जो कुलीन वर्ग थे, जो संपत्तिवान व्यक्ति थे, वही देते थे। और जिसके पास संपत्ति यानी संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। यानी सिर्फ वहाँ पुरुष जो कुलीन वर्ग थे, जो शक्तिशाली संपूर्ण यानी पुरुष संपत्ति वाले व्यक्ति थे, वही सिर्फ वोट देते थे। जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और साथ साथ जो महिलाएं थीं, उनको कोई वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित अधिकार वापस आई। हालांकि नेपोलियन की संहिता पुनः जो अधिकार थे वह वापस आई। उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए पिताओं पत्नियों के अधीन कर